Hello friends, teachers, professors and all biology students and lovers out here. Welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. For this video, for this lecture, we are going to talk about seeds in detail. So आज के लेक्चर में हम लोग क्या लाए हैं? आज के लेक्चर में हम लोग seeds के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. Let's quickly begin. अब जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में दो शब्दों में हम लोग ने सिंप्लीफाई कर दिया है. सीड्स को हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होता है. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स. Seeds are ideally of two types, albuminous seeds and ex-albuminous seeds, which are also called as endospermic seeds and non-endospermic seeds. अब इसमें होता कैसा है ना कि हर सीड के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इस मेज के सीड को देखो, इसके अंदर ये जितना भी पार्ट है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसको एंडोस्पर्म बोलेंगे हम लोग. अब एंडोस्पर्म कैसा है ना, एंडोस्पर्म इज लाइक द फूड. It is the food which is kept in the tiffin box. अब यहां बच्चों याद रखो, दो तरह के बच्चे होते हैं. एक जो खाने को बचा के रखते हैं, बाद में समय आने पे खाते हैं. तो उनका टिफिन बॉक्स कभी भी खोल के देखेंगे ना तो अंदर खाना है, अंदर न्यूट्रिशन है, अंदर एंडोस्पर्म है. सो दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड. अच्छा, दूसरे ऐसे होते हैं जो फटाफट पूरा खाना खा जाते हैं. तो उनका टिफिन खोल के देखेंगे तो अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू है ही नहीं, अंदर एंडोस्पर्म नहीं है. उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. अब ये जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं ना, इनके अंदर ये एंडोस्पर्म मिलेगा नहीं, यानी ये पूरा खा गए हैं और एंडोस्पर्म जाएगा कहाँ पे, ये इनके कवरिंग में जाएगा. इसलिए इनका सीड का कवरिंग काफी फ्लैशी हो जाता है. यानी वो बच्चा जो सारा खाना खा गया तो उसके टिफिन में तो खाना नहीं है, यानी नॉन एंडोस्पर्मिक, बट उसका बॉडी फ्लैशी हो जाएगा बिकॉज वो न्यूट्रिएंट सारा का सारा सीड के कवरिंग में चले जाता है. दूसरी बात ये याद रखना है कि एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है उसके अंदर अल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है. तो अगर ये न्यूट्रिटिव टिश्यू अल्ब्यूमिन रहा तो उसको अल्ब्यूमिनस बोलेंगे, और अल्ब्यूमिन अगर निकल गया है, खत्म हो चुका है, तो उसको एक्स अल्ब्यूमिनस बोलेंगे. अब एंडोस्पर्मिक सीड्स का एग्जांपल याद रखो, सारे सीरियल्स आ रहे हैं, व्हीट, मेज, बार्ली. फिर याद रखो सीसी, कैस्टर एंड कोकोनट. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 5 एग्जांपल के बारे में ही बात कर रहा है. ये 5 बेसिक्स याद रखना. एंडोस्पर्मिक सीड, सीरियल्स याद रखो, व्हीट, मेज, बार्ली, और सी याद रखो, कैस्टर एंड कोकोनट. एक्स अल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में रिमेंबर 3 एग्जांपल ऑफ पीस, ग्राउंडनट एंड बीन्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक पेपर और बीट में कैसा होता है ना, द रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस आल्सो परसिस्ट विद द सीड्स. अक्सर ऐसा होता है जब सीड फॉर्मेशन होता है तो फ्लावर के बाकी के पार्ट झड़ जाते हैं, बाकी के सारे हिस्से मुरझा जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. बट ब्लैक पेपर और बीट ये दो सीड्स ऐसे हैं जिसमें न्यूसेलस का रेमनेंट यानी बचा कुचा हिस्सा, न्यूसेलस का भी रेमनेंट सीड फॉर्मेशन तक जिंदा रहता है. आइडियली कैसा होता है ना, जैसे ही सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है ना, बाकी सारे न्यूसेलस के सेल भी डीजनरेट हो जाते हैं. तो ये भी एमसीक्यू में पूछेंगे कि ऐसे कौन से दो सीड्स हैं वेयर रेमनेंट ऑफ द न्यूसेलस विल परसिस्ट राइट टिल सीड फॉर्मेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज ब्लैक पेपर एंड बीट. और इस रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस को हम लोग बोलेंगे पेरिस्पर्म. क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म. आगे, अब ओव्यूल का जो कवरिंग था, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट. फर्टिलाइजेशन के बाद आउटर इंटेगुमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आउटर सीड कोट कॉल्ड एज अ टेस्टा, एंड इनर इंटेगुमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनर सीड कोट कॉल्ड एज अ टेगमेन. यानी फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों इंटेगुमेंट्स सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं. आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन. तूने सुना मैंने किस अंदाज से बोला ये? आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन. दीज आर टू सीड कोट्स. और ये आउटर टेस्टा वाला लेयर जो है वो आउटर इंटेगुमेंट से बना है, और टेगमेन वाला जो लेयर है वो इनर इंटेगुमेंट से बनता है. माइक्रोपाइल जो छोटा सा खड्डा था ओव्यूल में, इट वाज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करता है. माइक्रोपाइल विल रिमेन इन द सीड एज अ वेरी स्मॉल पोर, एज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग.
for the exchange of oxygen and water. Moving on, next. Seed as it matures it becomes dry. जैसे जैसे सीड मेच्योर होते जाता है सीड और ज्यादा सूखने लगता है, उसके अंदर पानी का प्रमाण कम होने लगता है। अब ड्राई सीड में कितना % मॉइस्चर बाय मास होगा एमसीक्यू में पूछेंगे। सो इट इज ए 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई सीड में हाउ मच % मॉइस्चर बाय मास यू विल फाइंड 10 to 15%। नेक्स्ट, डॉर्मेंसी वर्सेस जर्मिनेशन। अब एक सीड को जब हम जमीन में डालते हैं ओके तो समझो उसको पानी दिया, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, मॉइस्चर भी अच्छा खासा अवेलेबल है, ओके सारे कंडीशंस फेवरेबल है, तो ये सीड में से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलता है और ये ग्रो होने लगता है, जर्मिनेट होने लगता है। पर समझो वही सीड मैंने किसी और एरिया में डाला और वहां कुछ कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ वो सीड 2 दिन में ग्रो होने लगा, वहां वो सीड लेट से 2 हफ्ते के बाद जर्मिनेट हुआ। सो 2 हफ्ते तक वो सीड ने क्या किया, आराम किया। इस 2 हफ्ते के पीरियड को हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग पीरियड। इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द सीड रिमेन्स इनएक्टिव एंड इट गोज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल हो जाता है फिर वो सीड स्प्राउट करता है और ग्रो होने लगता है, उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। सो यहाँ ये याद रखना, जब सीड रेस्टिंग पीरियड में है उसको डॉर्मेंसी बोलते हैं, और डॉर्मेंसी होता है इसलिए क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, और जैसे ही हालात फेवरेबल हो जाते हैं फिर सीड ग्रो होने लगता है और उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। नेक्स्ट, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है, याद रखो। फ्रूट का जो कवरिंग रहता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, और वो कवरिंग खुद 3 लेयर का बना होता है। सो पेरिकार्प इज इक्वल टू एपिकार्प प्लस मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प। बाहर वाले फ्रूट के छिलके को, उसके आउटर कवरिंग को हम बोलेंगे एपिकार्प, बीच में फ्लेशी पार्ट जो हम खाते हैं उसको बोलेंगे मेसोकार्प, और एकदम अंदरूनी कवरिंग जो रहेगा उसको बोलेंगे एंडोकार्प। और बच्चों याद रखना, ये एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों को साथ में मिलाकर हम बोलेंगे पेरिकार्प। अब ये याद रख कि यहाँ देख, ये है पेरिकार्प और ये था पेरिस्पर्म। स्पर्म मतलब सीड और कार्प मतलब फ्रूट्स। सो फ्रूट का कवरिंग पेरिकार्प और सीड का कवरिंग पेरिस्पर्म, और यहाँ पेरिस्पर्म किसका रेमिनेंट था, न्यूसेलस का। सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स याद रखो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ कुछ फ्रूट्स काफी फ्लेशी होते हैं और कुछ कुछ फ्रूट्स काफी सूखे होते हैं। सो फ्लेशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। फ्लेशी फ्रूट्स में वी ऑल नो मैंगो, ऑरेंजेस, गुआवा। 3 एग्जांपल बहुत इजी वाला। मैंगो, ऑरेंजेस, गुआवा, उसके अंदर फ्लेशी पार्ट रहता है, एडिबल पार्ट रहता है जो हम खाते हैं, और जो फ्रूट्स एकदम सूखे होते हैं उसका 2 एग्जांपल है, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ये याद रखना। इसके अलावा फ्रूट्स के और भी टाइप है, इस डायग्राम को रिफर कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमको बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। इसका एक एक नेमिंग एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखना। Here we can see there are 2 cotyledons. Here in this particular seed you can see the upper opening here is called as micropyle. In this particular seed what we notice is the covering is called as a seed coat. उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू भरा है यहाँ बीच में उसको बोलेंगे एंडोस्पर्म, whereas नीचे की तरफ we have hypocotyle root axis. In this diagram what you notice, lower part is the root tip and the upper part is the shoot apical meristem. Shoot develops into stem, apical means apex and meristem is growing tissue. Next, in this diagram we see the nutritive tissue endosperm here. बाहर वाला covering is seed coat, then comes cotyledon, then shoot apical meristem, hypocotyle root axis and the root tip. Here in this diagram what we see is the nutritive tissue called as endosperm. The covering is called as pericarp. The shield shaped cotyledon is called as scutellum. हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अच्छा, अब प्लूम्यूल का जो कवरिंग है, जो ऊपर की तरफ है वो प्लूम्यूल, उसके कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलेंगे। नीचे की तरफ जो है वो रेडिकल, उसके कवरिंग को हम कोलियोरिजा बोलेंगे। यू कैन रिफर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर दीज डायग्राम्स एंड देयर नेमिंग। इसके नेमिंग अच्छे से याद रखो। मूविंग ऑन, लास्ट में फॉल्स फ्रूट्स की बात की गई है जहां एप्पल और स्ट्रॉबेरी ड्रॉ किया है।
फॉल्स फ्रूट में एप्पल, स्ट्रॉबेरी के अलावा रिमेंबर वन मोर एग्जांपल, कैश्यू। सर अभी ये फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फ्रूट्स में भी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। हाँ बच्चों, अब फ्रूट का डेफिनेशन क्या कहता है कि फ्रूट ना ओवरी से विकसित होकर बनना चाहिए। सो ओवरी शुड गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। पर कुछ कुछ फ्रूट में कैसा होता है ना कि ओवरी के साथ साथ कुछ और हिस्से भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में थैलेमस contributes in fruit formation. That is why these are called as a false fruit. Moving on, next. Then we have a condition called as parthenocarpy. Parthenocarpy एक ऐसा कंडीशन है जहां पर fruits are formed without fertilization. बहुत ही कमाल की बात है। हर फ्रूट फॉर्मेशन के लिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट कंबाइन होना चाहिए, ओके, यानी फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। बट पार्थेनोकार्पी एक ऐसा कंडीशन है जहां पर फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कॉमनेस्ट एग्जांपल इज बनाना, और क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेंबर पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ग्रोथ हार्मोन्स। So growth hormone application can give rise to parthenocarpy. तीन बातें ही है, वापस से रिपीट करता हूं। पार्थेनोकार्पी क्या है? फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेकंड एग्जांपल इज बनाना। थर्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट्स। ये तीन बेसिक पॉइंट याद रखो। आगे बढ़ते हैं, चलिए कम बैक। वायबल सीड्स। अब कोई भी सीड वायबल कितने समय के लिए रहता है? समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दाना है, एक सीड है, इसको मैं 10 दिन बाद उगाऊं या इसको मैं 10 साल बाद उगाऊं, तो ये उगेगा कि नहीं उगेगा? इसको हम बोलते हैं वायबिलिटी। अब इसमें एक बहुत कमाल की बात है, कुछ कुछ सीड्स की वायबिलिटी होती है कुछ महीनों तक, कुछ कुछ सीड्स की वायबिलिटी होती है कुछ सालों तक। ओके, नाउ यहाँ एक पेड़ है जिसका नाम है लुपाइन, also called as Lupinus arcticus। इसके सीड को हमने आर्टिक टुंड्रा से ढूंढ निकाला एंड ये सीड 10,000 सालों से डॉर्मेंसी में था, यानी 10,000 साल के बाद ये सीड को हमने निकाला उस आर्टिक टुंड्रा से, जमीन में डाला और ये ग्रो हो गया। तो जब तक ये आर्टिक टुंड्रा में था 10,000 साल से इट वॉज इन रेस्टिंग पीरियड, इट वॉज इन डॉर्मेंसी। और इस वेराइटी ऑफ प्लांट का नाम क्या है? लुपाइन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लुपिनस आर्टिकस। याद रखना। ऐसा ही एक और एग्जांपल है 2000 साल पुराना, ओके, एक प्लांट का नाम है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डेट पाम। इसके सीड्स को हमने निकाला ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो प्राचीन जिंदगी ह्यूमन सिविलाइजेशन को पढ़ता है, जमीन की खुदाई करता है और देखता है कि आज से पहले कौन सी पूरी की पूरी मानव सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी। जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन डिस्कवर किया गया था। सो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में, एक्सकैवेशन यानी खुदाई करना, तो जब ये लोग एक्सकैवेट कर रहे थे तब इनको सीड मिला फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा का, डेट पाम का, जो कि 2000 साल से डॉर्मेंसी में था। और ये एक्सकैवेशन कहाँ किया ये लोग ने? एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। एमसीक्यू में पूछेगा। देख, अब ये दोनों पॉइंट वायबिलिटी के इंपॉर्टेंट हो गए कि 10,000 साल डॉर्मेंसी किसका था? लुपाइन का था। दूसरा नाम लुपिनस आर्टिकस, कहां से निकाला? आर्टिक टुंड्रा से। 2000 साल का डॉर्मेंसी किसका है? फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। दूसरा नाम क्या है? डेट पाम। कहां से मिला? किसको मिला? आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में मिला, जब किंग्स हेरोड्स पैलेस विच इज नियर डेड सी, जब ये लोग एक्सकैवेट कर रहे थे तब ये सीड्स मिले। मूविंग ऑन, नेक्स्ट। देन ऑर्किड फ्रूट जो है ना, उसके अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। अब ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर मल्टीपल सीड्स है। सो उसका एग्जांपल है ऑर्किड्स, और उसके एक एक फ्रूट के अंदर हजारों सीड्स होती हैं। ऐसा ही और दो एग्जांपल है पैरासाइटिक स्पीशीज का, दैट इज ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा। सो तीनों एग्जांपल याद रख लेना, ऑर्किड्स, ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा। इनके फ्रूट के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सीड्स। नेक्स्ट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस बात को मैं यहीं पर कंपेयर कर दूं
बच्चों पार्थेनोकार्पी में फ्रूट वॉज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. आई रिपीट, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट वॉज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस में सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब ये होता कैसे है, यहां पर कैसे है ना, फ्यू मेंबर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एस्टेरासिएई एंड ग्रासेस. एस्टेरासिए और ग्रासेस, इनमें क्या होता है ना, द एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस. एग सेल बनाने के लिए रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होना चाहिए, यानी डिप्लॉइड का हैप्लॉइड एग सेल बनना चाहिए. बट एपोमिक्सिस में एग सेल फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस नहीं होता है. सो एग सेल खुद डिप्लॉइड है और ये एग सेल ही विकसित हो जाता है डायरेक्टली सीड्स में. So what we see is Asteraceae और Grasses में the egg cell is formed without meiosis and it develops directly into embryo without fertilization. E से embryo, F से fertilization. मेरी बात ध्यान से सुनो. I am repeating once again. Apomixis में क्या होता है, fruit और seed. What is formed without fertilization? Seed is formed without fertilization. और पार्थेनोकार्पी में fruit और सीड व्हाट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थेनोकार्पी में फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो पहला बात ये क्लियर करो. दूसरा बात, एपोमिक्सिस में बेटा व्हाट डू यू नोटिस, एपोमिक्सिस में होता क्या है, द एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, विदाउट रिडक्शन डिवीजन. और वो एग सेल डायरेक्टली डेवलप होगा एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट. Apomixis is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Remember this sentence. ये एक प्रकार का asexual reproduction है. क्यों? क्योंकि fertilization तो हुआ नहीं. But it mimics sexual reproduction. Another important point with regard to apomixis we should know is apomixed seeds are better than hybrid seeds. NCERT टेक्स्ट बुक में एक सेक्शन लिखा है जहां पर हमको ये समझना है कि हाइब्रिड सीड्स जब फार्मर इस्तेमाल करता है ना, तो हाइब्रिड सीड में ना दो नुकसान है. एक, हाइब्रिड सीड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ता है. दूसरा, हाइब्रिड सीड्स में सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस. सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन. सो व्हाट हैपेंस इन हाइब्रिड सीड्स इज whenever we are raising up new hybrids or new varieties, the characters will segregate, they will separate. और एपोमिक्टिक सीड्स का हाइब्रिड सीड्स के ऊपर ये दो फायदा है कि एपोमिक्टिक सीड्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और उसमें सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर डज नॉट टेक प्लेस. लास्ट पॉइंट, सिट्रस और मैंगो में न्यूसेलर सेल्स डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं. अब न्यूसेलस के तो बहुत सारे सेल्स होते हैं. सो एक ओव्यूल के बीच में बहुत सारे न्यूसेलस के सेल हैं और हर एक न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है. सो इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए. ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, जो ऑरेंज में भी देखा जाता है. सो यहाँ हमारे पास एग्जांपल है ऑरेंज, मैंगो, सिट्रस. द न्यूसेलर सेल डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो. सो वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, जहाँ हमने सीड्स की बात की है, हमने एपोमिक्सिस की बात की है, हमने पॉली एम्ब्रियोनी की बात की है, पार्थेनोकार्पी की बात की. ये कुछ पॉइंट्स और एग्जांपल बहुत जरूरी है. ठीक है, इसको याद करने के लिए वीडियो को दोबारा देखो. ओके, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, नोट्स बनाते जाओ, बोल बोल के याद करो. सारे के सारे पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. रीड बायो, ब्लीड बायो, yo-yo bio. Thank you so much for staying connected with this wonderful channel. Thank you so much.